हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने पिछले यूनिट में जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस में दिए गए हैं कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स को, ठीक है। उनके बारे में जो आर्टिकल 371 से लेकर 371 जे तक, मतलब ए से लेके जे तक, ठीक है, ये जो दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये ओरिजिनल को एक बात याद रखना कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशंस में ये नहीं था। थ्रू जो सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके बाद ये जो है इनकॉपरेट किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ये स्पेशल प्रोविजंस ना उन स्टेट्स के लिए है जिनके कुछ इश्यूज जैसे यूनिक कोई सोशो इकोनॉमिक या कल्चरल या कोई जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, या फिर कुछ उनके कल्चर या कुछ ऐसी चीज़ें जो स्पेसिफिक जगहों पे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये प्रोविजंस जो है एम करता है इंश्योर करने के लिए कि एक बैलेंस डेवलपमेंट हो और प्रोटेक्ट की जाए उनकी लोकल आइडेंटिटी को, और उन्हें कुछ स्पेसिफिक जो है ऑटोनॉमी दी जाए उनके कुछ स्पेसिफिक मैटर्स में। ओके, तो पढ़ते हैं, चलते हैं क्या क्या है ये। एक सेकंड रुको यार, ये क्या हो गया है, ठीक है, 1 मिनट। तो सबसे पहला आर्टिकल 371 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या कहता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड करता है कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो महाराष्ट्र और गुजरात को, महाराष्ट्र और गुजरात में एड्रेस करने के लिए कुछ यूनिक डेवलपमेंट नीड्स कुछ स्पेसिफिक रीजन्स की, ठीक है। जैसे कौन कौन सी हैं देखो, उनके लिए क्या करता है, एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाता है, बनाया गया कौन से, जैसे विदर्भा रीजन है जो महाराष्ट्र का, या फिर जो मारथवाड़ा रीजन है, मराठवाड़ा रीजन है ना जो महाराष्ट्र का, उसके लिए, और फिर जो है रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र, ठीक है। और गुजरात एज ए होल को और कुछ स्पेसिफिक रीजन्स को अगर ज़रूरत है तो वो आर्टिकल 371 के अंडर जो है क्या कर सकते हैं। क्या हो गया इसको, 371 के अंडर जो है वो कुछ स्पेसिफिक डेवलपमेंट बोर्ड बना सकते हैं। मैंने बताया ना, मेरा विदर्भा है, मराठवाड़ा है, और रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ, या फिर जो सौराष्ट्र, कच्छ और रेस्ट ऑफ गुजरात, ये इन कुछ रीजन्स में जो है डेवलपमेंट बोर्ड जो स्पेसिफिक इश्यूज़ को देखेगा, ठीक है। इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन, गवर्नर जो है वो इंश्योर करेगा कि इन एरियाज़ में जो है इक्विटेबल फंड्स जो इनको दी जाए इनके डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट रीजन। प्रायोरिटी दी जाएगी इनके लिए एड्रेस करने के लिए डिस्पैरिटी इन रिसोर्सेज एलोकेशन बिटवीन द रीजन्स। यहाँ पे क्या है ना, रिसोर्सेज की जो है ना बाकी रीजन्स में जैसा डेवलपमेंट है और यहाँ है, उनको जो है एक क्या है, एक बराबरी पे लाने के लिए इन रीजन्स को, ठीक है। रिपोर्टिंग इन प्रोसेस, देखो गवर्नर को एक एनुअल रिपोर्ट जो है बनानी पड़ेगी और टू ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज मेजर्स, कि क्या क्या चीज़ें आपने जो है ग्राउंड लेवल पे की, और ये रिपोर्ट जो है स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट की जाएगी और इंश्योर करेगी कि, और लेजिस्लेचर इंश्योर करेगी कि वो अकाउंटेबल और ट्रांसफर मैनर में जो है इन लोगों के लिए इन एरियाज़ पे काम हो रहा है, ठीक है। ये आर्टिकल 371 में आता है। 371 ए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो नागालैंड के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो है देता है, ठीक है। नागालैंड रीजन के लिए ये इंट्रोड्यूस करता है कि कुछ के यहाँ के जो कल्चर और सोशो जो यूनिकनेस है नागा पीपल्स की, जो बाकी कंट्री के लोगों से अलग है, उनको प्रिजर्व किया जाए, और इनके जो कस्टमरी लॉज हैं, इनके जो प्रैक्टिसेस है, इनके जो लैंड ओनरशिप का सिस्टम है कि किस तरीके से लैंड है, वो चीज़ें प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 371 क्लॉज ए को स्पेशली जो है इन लोगों में, स्पेशली इन द लाइट ऑफ जो इंटीग्रेट करने के लिए नागल के पीपल्स को इंडिया के साथ ये दिए गए की फीचर। जैसे इनके कस्टमरी जो लॉज है, मतलब कि कोई भी पार्लियामेंट का लॉ जो है इनके रिलीजन या इनके सोशल प्रैक्टिस या इनके ओनरशिप को या इनके कस्टमरी लॉज को शैल अप्लाई नहीं अप्लाई होगा नागा पीपल को, जब तक के स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली जो है नागालैंड की वो एग्री नहीं करती, ठीक है। ये क्या था, ये स्टेट लेजिस्लेचर को एक स्पेशल पावर देता है कि डिसाइड करने के लिए क्या कोई नेशनल लॉ जो पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा वो अप्लाई होगा या नहीं होगा, पर्टिकुलरली जो लैंड राइट से सॉरी या ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं इनकी, ठीक है। गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो गवर्नर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नर को दी गई जिम्मेदारी कि वो इंश्योर करे कि लॉज जो रिलेटेड टू या पीस या फिर और लाइन एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है नागालैंड का, वो क्या है, उनके जो कस्टम और उनके प्रैक्टिसेस हैं उनसे मिलता जुलता हो, ये नहीं उनका कॉन्ट्राडिक्टरी हो, ठीक है। कुछ ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के कानून पास कर दिए जाएं जो इनके कस्टम्स को, जो इनके रीत रिवाज हैं, जो इनके ट्रेडिशंस हैं, उनको वॉयलेट करता हो, वैसा नहीं होना चाहिए। तो गवर्नर को एक्ट करना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जो नागालैंड के हैं चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, ठीक है। एक स्पेशल रोल है बहुत सारे मैटर्स में, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर, देखो पार्लियामेंट कैन इनेक्ट लॉ फॉर नागालैंड, बट
पार्लियामेंट लॉ इनेक्ट कर सकते हैं नागालैंड के, बट ये अप्लाई ओनली अगर दे आर एक्सप्लिसिटली एक्सेप्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेप्ट करेगी तभी अप्लाई होंगे। ये प्रोविजंस जो है नागालैंड को एक और ज़्यादा हाई लेवल ऑफ ऑटोनॉमी जो है प्रोवाइड करता है कि वो जो अपनी लोकल गवर्नेंस, जिस हिसाब से लोकल सरकार चलाना चाहते हैं, गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, और एप्लीकेशन ऑफ नेशनल लॉ और रिस्पेक्ट करते हुए लोकल गवर्नेंस और नेशनल लॉ को भी रिस्पेक्ट करना है, पर वहाँ के लोकल पीपल को भी करना है, जिनको किसी तरह हमने अपनी कंट्री के साथ एक इंटीग्रेट करके रखना है ना, उनके कस्टम और प्रैक्टिसेस को भी तो हमने रिस्पेक्ट करना है। ये नागा पीपल को ना एक ऑटोनॉमी देते हैं, एक इंडिपेंडेंसी देते हैं। ये एसेंस ऑफ इस आर्टिकल का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि जो उनकी यूनिक लाइफ है नागा ट्राइब्स की, जो उनके अपने कल्चर और ट्रेडिशन है जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है ना, उनके कस्टम, उनके ट्रेडिशंस, तो गवर्नेंस को उस हिसाब से, सरकार को उस हिसाब से स्ट्रक्चर किया गया है ताकि कोई भी तो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट ओवर रिडन, कोई एक्सटर्नल लॉज और इन्फ्लुएंस से जो है इन लोगों की प्रैक्टिसेस वोलेट ना हो। ये जिस तरह से रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, कर पाएँ एक कंट्री के अंदर रहकर, ठीक है, फॉर द बेटरमेंट। ये आर्टिकल 31 क्लॉज है। अब आर्टिकल 31 क्लॉज बी क्या कहता है, 371 क्लॉज बी ये कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है आसाम को भी कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए हैं, स्पेशली एम करने के लिए जो वहाँ के ट्राइबल लोग हैं उनकी नीड्स को, ये फोकस उनके राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन आसाम में है, और इंश्योर करता है कि उनके यूनिक कल्चर, सोशो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो हैं वो प्रिजर्व की जाएँ, वाइल मेंटेनिंग एक स्टेट के ओवरऑल डेवलपमेंट को मेंटेन रखते हुए भी जो उनकी यूनिक सोशो कल्चर इकोनॉमी को भी रिस्पेक्ट किया जाए, ठीक है, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए जो ट्राइबल पीपल रहते हैं आसाम में। ये बी का। सी क्या है, 371 सी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करता है कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द स्टेट ऑफ मणिपुर के लिए, जो ट्राइबल एरिया है इस खासकर जो स्टेट के अंदर है उनके लिए। तो दिस आर्टिकल ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एफर्ट ये है कॉन्स्टिट्यूशन की कि उनकी जो यूनिक कल्चरल, सोशो इकोनॉमिक और जो है इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं स्टेट की विद सिग्निफिकेंट, जहाँ बहुत ज़्यादा इंडिजिनस पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ की, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी ज़रूरतों को जो है समझा जाए, ठीक है, ठीक है। अब की फीचर जो है इस आर्टिकल का, ये जो है 371 सी, ये मैंडेट करता है कि एक कमेटी एस्टेब्लिश की जाए मणिपुर लेजिस्लेचर असेंबली में जो फोकस करेगी ट्राइबल एरियाज़ पे उस स्टेट में। ये कंपनी जो है स्पेशली काम करेगी इन लोगों के वेलफेयर और इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन के, वेलफेयर इंटरेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन के पूरे करने के लिए, जो फॉर्म करेगी एक सिग्निफिकेंट पार्ट जो है जो क्या है उनके स्टेट की डेमोग्राफिक का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है ये ट्राइबल पीपल्स, तो उनके लिए जो है कुछ काम किया जाएगा, ठीक है। गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नर इंटरेस्टेड है कि ये जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंश्योर की गई हैं, इनकी प्रोटेक्शन और वेलबींग जो है ट्राइबल एरियाज़ की, वो गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नर जो है उसे एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी जो प्रेसिडेंट को देनी पड़ेगी कि किस तरीक़ा से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है इन एरियाज़ का। ये एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट को सबमिट की जाएगी ना, कि किस तरीके से ट्राइबल एरियाज़ की हो रही है, और प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के सामने रखता है लेजिस्लेटिव पावर। देखो ये एक स्पेशल कमेटी जो बनाई गई है ना मणिपुर के लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये एडवाइस करेगी बहुत सारे मैटर्स में जो ट्राइबल एरियाज़ को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके लैंड राइट, उनकी प्रोटेक्शन, जो उनके कस्टम की, उनकी प्रैक्टिसेस की, ठीक है। ये कमेटी जो है ना एक रिकमेंडिंग रोल प्ले करती है कि कैसे इन लोगों को कैसे एम्पावर किया जाएगा, कैसे एक इक्विटेबल डेवलपमेंट इन एरियाज़ में भी होगा। कंप्लीटली आइसोलेशन में भी तो नहीं छोड़ सकते ना, गवर्नमेंट्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम डी और ई में जो है ना, डी और ई जो है ये स्पेशल प्रोविजंस किसके लिए हैं, नाउ ब्यूरिफिकेटेड जो आंध्र प्रदेश पहले ही की था ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए ये इंट्रोड्यूस करता है कुछ एड्रेस करने के लिए चैलेंजेस जो अरोज हुई थी, मतलब जो निकली थी, क्यों, ड्यू टू द क्रिएशन जो तेलंगाना एज ए सेपरेट स्टेट 2014 में हुआ था। सो इंश्योर करने के लिए कि दोनों एरियाज़ में बैलेंस डेवलपमेंट हो, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिली, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो दोनों रीजन्स में। तो आर्टिकल 371D है, ये स्पेशल प्रोविजन देता है आंध्रा को ब्यूरिफिकेशन के बाद, अलग होने के बाद दोनों के। ये जो है प्राइमरली एम करता है इंश्योर करने के लिए इक्विटेबल, दोनों के बीच में रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी का जो आंध्रा है और तेलंगाना उनके बीच में डेवलपमेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, और पर्टिकुलरली फोकस किया जाएगा यहाँ कैसे सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा जो नई क्रिएटेड तेलंगाना है उसके लिए, ठीक है, समझे। तो ये 31D और E था। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं जो F है। देखो
कुछ की फीचर्स हैं आंध्रा और इसके, देखो ना, स्पेशल प्रोविजंस जैसे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में देखो रिजर्वेशन है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में था। ये आर्टिकल जो 31D है ये इनेबल्स करता है रिजर्वेशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट जॉब्स दोनों स्टेट्स में, और इंश्योर करता है कि लोकल कैंडिडेट जो हैं कुछ स्पेसिफिक रीजन्स के जो आंध्रा और तेलंगाना हैं उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। ये प्रोविजंस जो है रीजनल कोटा की बात भी करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ताकि प्रमोट किया जा सके एक फेयर रिप्रेजेंटेशन दोनों स्टेट में। और दोनों स्टेट्स के जो न्यूली क्रिएटेड स्टेट है तेलंगाना और जो न्यूली क्रिएटेड स्टेट जो तेलंगाना और जो रिमेनिंग पार्ट है आंध्रा, इन दोनों को जो है एक इक्वली जो है एक्सेस टू एजुकेशन भी मिले और एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी भी मिले। एस्टैब्लिशमेंट भी हुआ है इसी आर्टिकल के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। देखो आर्टिकल 371D फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो फोकस करेगा इन लोगों की जो है कोई प्रॉब्लम्स हैं रिजर्वेशन के रिलेटेड या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या जॉब रिलेटेड, तो ये ट्रिब्यूनल फैसला सुनाएगा। तो ट्रिब्यूनल ताकि क्या करेगा, हेल्प करेगा कि एक फेयर एप्लीकेशन जो रीजनल कोटा का है दोनों में, और कोई भी अगर डिस्प्यूट आता है तो उसकी जो है ये इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, ट्रिब्यूनल। गवर्नर का रोल क्या है, देखो गवर्नर जो है आंध्रा और तेलंगाना का वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा इंप्लीमेंटेशन ऑफ जो आर्टिकल 371D के अंडर जो चीज़ें हैं एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। और पर्टिकुलरली जो सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन है और रीजनल जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है ये एक फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में हो। तो गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो रीजन्स में जो है इनइक्वालिटी खासकर जो एड्रेस करने के लिए एक मेन रोल प्ले करता है। ओके, ये था 371D। ई क्या है, ये है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में। देखो 371E जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया कि एक सेंट्रल है कि एस्टैब्लिश करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो नई स्टेट फॉर्म हुई है आंध्र प्रदेश, क्योंकि अलग हुए ना, आंध्रा तो पहले से है लेकिन तेलंगाना उससे अलग हो गया, अब ये भी एक न्यू स्टेट ही है। ये प्रोविजन जो है एक एग्रीमेंट है जो इंश्योर करेगा कि जो एजुकेशन अपॉर्चुनिटी आंध्र प्रदेश में वो वैसी की वैसी रहें अलग होने के बाद भी, ब्यूरिफिकेशन के बाद भी, क्योंकि हैदराबाद एक बड़ी सिटी, वहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वो अलग हो गए तेलंगाना से। तो ये क्या है, मिटिगेट करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस लूज़ किए सेपरेशन, तेलंगाना जब अलग हुआ आंध्रा से तो बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी जो है वहाँ चले गए, नए एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ करने के लिए, ठीक है। ये किसको एम्पावर करता है, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है आंध्रा में इस्टेब्लिश करें और इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ताकि जो है एजुकेशनल नीड जो है कंट्री की वो पूरी हो सके, ठीक है। इंश्योर करना हायर एजुकेशन, वही है सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है, एस्टैब्लिश करना और मैनेज करना इन यूनिवर्सिटी को, ठीक है, ताकि जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन यहाँ के लोगों को मिल सके। अब आता है 371F। देखो ये कुछ स्पेशल लेजिस्लेचर प्रोविजंस, देखो स्पेशल लेजिस्लेचर प्रोविजंस जो सिक्किम को दी गई थी, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिक्किम को। अपन देखो सिक्किम जो है बाद में हमारे साथ आई कंट्री, जो बाद में ये स्टेट जो है, पहले एक कंट्री थी बाद में ये स्टेट बड़ी, तो उन लोगों को उनके कस्टम्स और उनके ट्रेडिशंस और उनके लॉ को रिस्पेक्ट करने के लिए, इंश्योर करने के लिए जो स्टेट ऑफ सिक्किम है वो आर नॉट ऑटोमेटिकली अप्लाइड इन अ सेम वे एंड जैसे इंडियन स्टेट्स में होता है, क्योंकि ये बाद में जो है एक थ्रू एन एग्रीमेंट जो है हमारे साथ जुड़ी है। तो जैसे रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में जो है लॉ जो है ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होते हैं, वैसे यहाँ नहीं होते हैं। ये प्रोविजन अलो करता है जो सिक्किमीज कस्टम्स हैं उनको जो है रिस्पेक्ट करते हुए वाइल अडहेरिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एट द सेम टाइम। अब प्रोटेक्शन ऑफ सिक्किमीज पीपल्स राइट, देखो ये आर्टिकल ना, ये राइट ऑफ जो सिक्किमीज पीपल है उसको कैसे, स्पेशली जो लैंड ओनर राइट्स है, ज़मीन कैसे ट्रांसफ़र होगी, कैसे एक दूसरे से दूसरे किसकी लैंड ओनरशिप है, ये प्रिवेंट करती है जो नॉन सिक्किमीज रेजिडेंट हैं उनको लैंड एक्वायर करने से सिक्किम में, ठीक है। सिमिलर वो था ना आर्टिकल 370 35A जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ताकि लोकल पीपल्स जो है ना से कंसर्न थे ये लोकल पीपल के जब हम इंडिया के साथ होंगे तो हमारे जो है ज़मीनों के राइट खत्म हो जाएंगे। तो ये प्रिवेंट किया कि कोई बाहर का जाके वहाँ ज़मीनें ना ले, ताकि वहाँ के लोग जो है अपनी ज़मीन प्रिजर्व करके रखें, ठीक है। ये हेल्प करेगा इंडिजिनस कल्चर को प्रिजर्व करने, आइडेंटिटी जो है सिक्किमीज पीपल की, और प्रिवेंट करेगा कि आउटसाइडर को जो है लोकल पॉपुलेशन को ओवरवेलम करने से, ठीक है। गवर्नर का स्पेसिफिक रोल है, गवर्नर होल्ड करता है स्पेशल पावर इंश्योर करने के लिए कि ये आर्टिकल्स के प्रोविजन जो है इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो, और रिस्पॉन्सिबल है इंश्योरिंग के लॉ और पॉलिसीज जो हैं स्टेट्स में वो कंसिस्टेंट भी रहें जो आर्टिकल 371F के हैं। तो सेफ गार्ड करने के लिए सिक्किम की ऑटोनॉमी और इसके डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी को, ठीक है। सिक्किम की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, देखो आर्टिकल 371F जो है ये गारंटी करता है कुछ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन जो स्टेट ऑफ सिक्किम को लोकसभा में, हाउस ऑफ पीपल में। ये इंश्योर करता है कि सिक्किम की जो ओन रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट थ्रू ए सिंगल रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा जो प्रोटेक्ट करेगा इनका इंटरेस्ट नेशनल लेवल पे। एक सिंगल जो है एक MP जो है वो सिक्किम से जो है पार्लियामेंट में रहेगा जो नेशनल इंटरेस्ट इनके प्रोटेक्ट करेगा।
नेशनल लेवल पे जो है इनके सिक्किमीज लोगों को प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट। ओके, फिर आता है आर्टिकल 371G। देखो, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट एंड लोकल गवर्नेंस। देखो, आर्टिकल 371G ये इंश्योर करता है कि लॉ और ओनरशिप जो रिलेटेड टू कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस है किसके लैंड, और ये प्रोविजन जो गारंटी करता है जितने भी नॉन इंडिजिनस पीपल हैं कैन नॉट एक्वायर लैंड इन मिजोरम। अब ये मिजोरम से रिलेटेड, पहले हम सिक्किम से रिलेटेड, मिजोरम में भी कि उन लोगों के ऑनरशिप रहे ताकि कोई बाहर का जो है, जो सिक्किम जो मिजोरम का नहीं है, वो यहाँ के ज़मीन नहीं खरीद सकता। देयरफॉर प्रिजर्विंग जो राइट है मिजो कम्युनिटीज़ के, ये लॉ अलो करता है कि जो मिजो पीपल हैं वो अपनी प्रैक्टिसेस अपने ट्रेडिशनल वे में गवर्नेंस सिस्टम इंश्योर कर सके। ठीक है, समझे? जो मिजोरम जो एक डिस्टिंक्टिव सोशल कल्चरल फैब्रिक है, उसको वो अपना जो सोशो कल्चरिक फैब्रिक है उसको मेंटेन कर सके। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? ओके, तो एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टन लॉज। देखो, ये जो है ना, ये प्रोविजन जो है ये एग्जेम्प्ट करता है मिजोरम को कि बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं अगर वो ना भी वहाँ जो एप्लीकेबल ना हो। ठीक है, समझे? कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेंट्रल लॉ अप्लाई जो ऑटोमेटिकली जो बाकी स्टेट्स में अप्लाई होते हैं वो यहाँ नहीं होते। मिजो पीपल्स की जो है, जो ट्राइबल लैंड्स है, जो कम्युनिटी बेस्ड गवर्नेंस है वो प्रिवेल करती है, और कोई भी कन्फ्लिक्टिंग लॉ जो है, पार्लियामेंट का जो लॉ है या स्टेट लेजिस्लेटर का जो यहाँ के जो है उनके ट्रेडिशनल कल्चर को के बीच में आ रहा है तो उसको नहीं एप्लीकेबल होगा। गवर्नर यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो रिकमेंड करता है पार्लियामेंट को, कोई भी अगर इशू है मिजोरम के गवर्नेंस से, स्पेशली अगर कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट है जो सेंट्रल और लोकल कस्टम के बीच में आ रहा है। ठीक है, लोकल कस्टम कुछ कह रहे हैं और सेंट्रल लॉज कुछ कह रहे हैं, तो क्या है, तो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर नॉन इंटरफेरेंस विद मिजोरम। जो मिजो के कम्युनिटीज़ के लॉज हैं, बहुत सारे अपनी कम्युनिटीज़ के लॉ होते हैं ना, कस्टम्स है ना, कोई अपने रीतो रिवाज होते हैं कि इस तरीके से होगा, कोई सोशल अफेयर, शादी ऐसे होगी, ज़मीनें हम ऐसे भेजेंगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो या लॉ जो बोलता है, जो पार्लियामेंट लॉ बना रही है, अगर वो उसके अनलेस अगर मिजो पीपल एग्री करते हैं इन चेंजेस से, तब तक पार्लियामेंट जो है या स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये मिजो कम्युनिटीज़ को एक अथॉरिटी देते हैं कि वो अपने जो अफेयर्स हैं वो खुद मैनेज कर सकते हैं, अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, बिना किसी डर के कि हम पे कुछ चीज़ इम्पोज की जाएगी किसी बाहरी अथॉरिटी के द्वारा। ओके, फिर आर्टिकल ये जो है ना 371H, ये जो है, ये जो अरुणाचल प्रदेश को कुछ स्पेशल पावर्स देता है कि वो अपने मेंटेन करें लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में, स्पेशली जो मैटर्स है इंटरनल सिक्योरिटी के, उनके ट्राइबल राइट को प्रिजर्व करने के लिए, उनके सेफ गार्ड करने के लिए, उनके वही कल्चरल प्रैक्टिसेस, लैंडशिप ओनर, कस्टम्स राइट्स है ना अपनी कम्युनिटीज़ के। गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी है, गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इंटरवीन कर सकता है कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में जहाँ उसकी अटेंशन की ज़रूरत होती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास कर दिया जो कन्फ्लिक्ट में है उसके इंटरेस्ट के, तो गवर्नर इम्पोज कर सकता है कि ये लॉ नहीं इम्पोज होगा। ठीक है, गवर्नर रिकमेंड कर सकता है कि किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाएगा स्टेट को, और वो कभी कभी अलग भी हो सकता है एक जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेट लेवल नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, लास्ट है कुछ है 371। देखो, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये गोवा से रिलेटेड है, स्टेट ऑफ गोवा से। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक जो लोकल कंसर्न है रिगार्डिंग किस तरह से हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी, कैसे गोवा को जब इंटीग्रेशन हुआ ना ये यूनियन ऑफ इन 1961 में, तो गोवा जो है एक पोर्तुगीज़ कॉलोनी थी जिसकी अपनी एक डिस्टिंक्ट हिस्ट्री थी और कल्चर था, उसकी गवर्नेंस सिस्टम अलग थी इंडिया में मर्ज होने से पहले। तो यही कस्टम्स जो हैं, यही राइट्स जो हैं, ये प्रैक्टिसेस जो हैं, लोग गोवा के पीपल जो है कंटिन्यूसली इंजॉय कर पाए ना, है ना, गोवा ये रिस्पेक्ट करते हुए आर्टिकल 371 जो है, जो 371 है उसको जो है क्या उसको किया गया ताकि जो ये स्टेट है ये इंडिया के फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट हो पाए तो ईजिली। समझे? अगर हम लोग ये नहीं करते हैं ना तो टफ था। वही 371J ये हैदराबाद और कर्नाटका रीजन्स के लिए ये एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को कि कुछ वो स्पेशल डेवलपमेंट बेनिफिट्स जो हैदराबाद कर्नाटका रीजन को दे। पर्पज़ ये था कि हिस्टोरिकलिटी जो इनइक्विटी थी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में इस एरिया में, तो सिग्निफिकेंट बैकग्राउंड था। रिजर्वेशन दिया जाए एजुकेशन और जॉब्स में ताकि ये लोग अपलिफ्ट हो इस रीजन, यहाँ के सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, स्पेशल इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्कीम्स प्रोवाइड की जाए ताकि इंकरेज की जाए इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बूस्ट किया जाए, हेल्थ केयर और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए यहाँ के पीपल को। गवर्नर का रोल भी सेम है, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके पास भी, जो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल गवर्नर इशू कर सकता है डायरेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को रिगार्डिंग की अपॉर्चुनिटी, किस तरह से अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज का यूज़ किया जाए, किस तरह से इस रीजन को, हैदराबाद कर्नाटका के रीजन को जो है स्पेशल पॉलिसीज़ और डिज़ाइन के साथ अपलिफ्ट
अपलिफ्ट किया जाए, ठीक है। ये जो स्पेशल, देखो ये जो स्पेशल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशंस की, ये क्यों दी गई? देखो बहुत सारे रीजन्स ऑफ इंडिया है ना, चाहे वो इकोनॉमिकली या एजुकेशनली या किसी तरह डिसएडवांटेज है ना, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए एक एफर्मेटिव एक्शंस लिया गया। या फिर बहुत सारे रीजन्स जो है ना, बहुत सारे रीजन्स जो हैं वो ऐसे भी थे जो कंप्लीटली डिस्टिंक्टिव थे या डिफरेंट थे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो इन लोगों को एकदम से इंटीग्रेट करने की जगह हमने क्या किया, हम लोग क्लोज कांटेक्ट भी रखेंगे, इन लोगों के अपने पर्सनल अफेयर भी मेंटेन करने देंगे। अगर हम लोग जो है अपने जो है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ऑल ओवर द इंडिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इसको हम लोग फोर्सफुली इम्पोज करने की कोशिश करते तो बाल्कनाइजेशन का भी खतरा था। पीपल जो है लोगों को कहीं ना कहीं अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर जो वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से जो उनके इंसेस्टर्स तक जो फॉलो कर रहे हैं, जब उनके बीच में कोई इंटरफेरेंस होता है तो लोग रिवोल्ट पे उतर आते हैं। तो मास पे जो पॉपुलेशन है वो मोबिलाइज कर सकती है, वो रिवोल्ट हो सकता है, यहाँ कम्युनल वायलेंस हो सकता था। तो इन लोगों को जो है अपने साथ चलाना है, एट द सेम टाइम जो है उनके जो पर्सनल अफेयर्स है उनका भी रिस्पेक्ट करना है। तो हमारे जो लीडर्स थे पोस्ट इंडिपेंडेंट के, उन्हें लगा कि हम लोग इन्हें एकदम से इंटीग्रेट भी तो नहीं कर सकते हो ना, जो जनरल सोसाइटी है, और इसलिए इनको जो है साथ लेके चलेंगे, बट विद सम कंसेशंस इनको दिए जाएंगे कि ये अपने कुछ पर्सनल अफेयर्स खुद मैनेज करें, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बाल्कनाइजेशन, यूरोप का बाल्कनाइजेशन कैसे हुआ, दे फोर्ट ओवर दी कि हम लोग ये लैंग्वेज बोलते थे, फो एथनिसिटिक जो क्लैशेज है ना उससे बचने के लिए, एथनिक क्लैशेज से बचने के लिए वी हैव टू रिस्पेक्ट। अब पोलिश बोलने वाले जर्मनी से अलग हो जाते हैं, जर्मनी बोलने वाले अलग हो जाते हैं, वहीं जो है चेकोस्लोवाकिया अपना इंडिपेंडेंस मांग रहा है, कोई कल्चर के बेस पे मांग रहा है, कोई ट्रेडिशंस के बेस पे मांग रहा है, कोई लैंग्वेज के बेस पे मांग रहा है, कोई नेशनल आइडेंटिटी कैसे बना रहा है। उस तरीके से वो फोर्सफुल हो गया। अगर फोर्सफुल इंटीग्रेशन होगा ना तो बाल्कनाइजेशन होगा। कब तक तुम किसी को जबरदस्ती बांध के रखोगे? तो वी इंटीग्रेटेड, हम एज ए नेशन वन है, बट हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी ये ट्राइबल कल्चर्स को, इंटर ट्रेडिशंस को। हम लोग 5th और 6th शेड्यूल पढ़ेंगे किस तरह से गवर्नमेंट ने कंसेशंस दिए इनको, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक कल्चर जो है, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स हैव टू बी रिस्पेक्टेड इफ यू हैव टू स्टे वन। तुम ये नहीं बोल सकते कि मेरी तरह ही बनो, नहीं। एवरीबडी इज डिफरेंट एंड एवरीबडी हैज सम आइडेंटिटी। वी आर लिविंग अंडर ए वन एम्ब्रेला, बट वी आर डिफरेंट। घर में एक फैमिली में भी ना सब लोग एक तरह के नहीं होते, चाहे एक घर के छत के नीचे रहते। हम लोग घर में ना क्या है, एक इंडिविजुअल को भी कुछ अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है कि नहीं? उसकी प्राइवेसी का वॉयलेशन होता है तो वो घर में बगावत कर देता है, एक बच्चा भी, ठीक है। तो ये रखते हैं, इसलिए ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो मुझे बताना क्या नहीं आया, ठीक है। थैंक यू, आज जितना ही रखते हैं, गुड बाय।